अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ ऑन्कोलॉजिस्ट आज आपके साथ ऑन्कोलॉजी के रिलेटेड ही टॉपिक लेके आया हूँ। उम्मीद है कि इससे हम सब के मालूमात में इजाफे का सबब बनेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि कैंसर टर्म से पहले जो एंशंट ह्यूमन ममीज़ इजिप्ट में थी, उनमें सिमिलर टू कैंसर के डिस्क्राइब हुआ है, लेकिन कैंसर टर्म यूज़ नहीं हुई है। और ये अराउंड अबाउट 3000 BC के डिस्क्राइब हुआ है। इसके बाद सबसे पहले जो लिटरेचर में केस डिस्क्राइब किए हैं 8 केसेस हैं, एंड वो पॉसिबली ब्रेस्ट ट्यूमर थे। ये अराउंड डिस्क्राइब किए हैं एडविन स्मिथ पैपिरस ने, पॉसिबली अराउंड 1500 BC। तो ये फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है 8 केसेस की विदाउट एनी नेम ऑफ द कैंसर। some ग्रोथ फ्रॉम द ब्रेस्ट, और वो ट्रीट किए हैं कार्टराइजेशन से, और इसका नाम उन्होंने लिखा है फायर ड्रिल। सो ये सबसे पहले डॉक्यूमेंटेड केस जो डिस्क्राइब हुए हैं, एंड दे वर ट्रीटेड बाय दिस कार्टराइजेशन विदाउट एनी नेम ऑफ कैंसर। जो कैंसर सबसे पहले एक टर्म आई है, ये डिस्क्राइब की है हिपोक्रेट, जो एक ग्रीक फिजिशियन था, और वो रहा है बिटवीन 460 to 370 BC। ही गेव द टर्म कार्सिनोस, और इस टर्म से पॉसिबली वो डिस्क्राइब कर रहे हैं एन अल्सर फार्मिंग ट्यूमर या नॉन हीलिंग अल्सर टाइप ऑफ ग्रोथ। उसके बाद जो कैंसर टर्म आई है, ये रोमन फिजिशियन है सेल्सस, जो रहे हैं बिटवीन 28 to 50 BC। उसने कैंसर टर्म यूज़ की है, और इस कैंसर का मतलब इज़ ए शेप ऑफ क्रैब, और ये पॉसिबली उसके दिमाग में थी कि कैंसर ग्रो करता है आगे पीछे, एंड इट्स शेप रिजेंबल्स लाइक क्रैब। देन ऑन्कोस टर्म जो है ये दी है एक ग्रीक फिजिशियन गैलन ने, जो रहे बिटवीन 130 to 200 AD। और बाय दिस ऑन्कोस ही वाज डिस्क्राइबिंग सम सॉर्ट ऑफ स्वेलिंग, और इसी से बाद में आकर के फिर ऑन्कोलॉजी ड्राइव हुई है, और फिर वो सारी जो चीज़ें हम सब जानते हैं। जो अर्ली रेफरेंस है फ्रॉम लिटरेचर, वो विदाउट द नेम ऑफ द कैंसर जैसे पहले है आया है कि वो कुछ ट्यूमर थे जो इजिप्शियन ममीज़ में डिस्क्राइब हुए हैं। वो दे वर हैविंग डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्कल, और पॉसिबली हेड एंड नेक एरिया से आए हैं। और जो फर्स्ट सीरीज़ जो ट्रीट हुए हैं, पॉसिबली दे वर फ्रॉम द ब्रेस्ट और बाय कार्टराइजेशन एंड व्हाट दे कॉल फायर ड्रिल। उसके बाद बिटवीन 15 and 18th century इस पे ज़्यादा काम हुआ है कैंसर पर, और जो फर्स्ट ऑटोप्सी हुई है इट वाज बाय हार्वी इन 1628। और इस ऑटोप्सी में मोस्ट लाइकली दे वर स्टडिंग द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट इन द बॉडी। और इसी बीच में इन 1761 से दे रेगुलराइज्ड द ऑटोप्सी, और जब उन्होंने रेगुलराइज की है, पॉसिबली दे वर डूइंग ऑटोप्सी इन ऑल द डेड बॉडीज़ टू नो द कॉज एंड टू नो द डिजीज़। वहाँ से सबसे ज़्यादा
कैंसर पे काम हुआ है। जॉन हंटर स्कॉटिश सर्जन है जो रहे बिटवीन 1728 to 1793. He gave an idea that these cancer may be treated by surgery. बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त एनेस्थीसिया नहीं था, और जो भी ये ऑपरेशन उसने किए हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट दे डाइड ड्यूरिंग ऑपरेशन बिकॉज ऑफ द ब्लीडिंग। इसी बीच में जो कैंसर की इटियोलॉजी के लिए था, मोस्ट लाइकली इट इज़ बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक इरिटेशन, और दे थॉट बाइल जो है ये लीक होता है और इसकी वजह से क्रॉनिक इरिटेशन एंड देन दे मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो दे गेव द थ्योरी ऑफ लिम्फ थ्योरी। इसके बाद ह्यूमरल थ्योरी आई है इन द एज ए कॉज ऑफ द कैंसर, और ये एक दूसरे सेम स्कॉटिश सर्जन जॉन हंटर 1700 में इन्होंने ही एग्रीड दैट द ट्यूमर ग्रोज फ्रॉम लिम्फ, आगे पीछे जो मेटास्टेसिस होती है उसके थ्रू होती है, एंड लिम्फ ब्लड में, एंड देन इट मेटास्टेसिस होती है। देन दूसरे हॉलैंड के डॉक्टर हैं निकोलस टल्प और जैक्टस, बिटवीन 1593 to 1674 he came with an idea that possibly cancer is a contagious disease. उसके बाद जर्मन साइंटिस्ट हैं in 1838 Muller, he was a German pathologist. He described cancer is made up of cells rather than the lymph. So the cancer cell का जो आइडिया आया है ये 1838 में आया है by this German pathologist Muller. Then Rodolph Virchow, पॉसिबली उन्हीं के नाम से है, जो लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड विर्शोस नोड हम जो बोलते हैं इन कार्सिनोमा स्टमक में। ही गेव in 1829 to 1902 and he suggested that all the cells including cancer cells are derived from some other cell. अब उस टाइम उसको possibly he was not knowing कि कौन सा other cell है, लेकिन he came out with an idea that these cancer cells are derived from some other cells, and possibly again the chronic irritation theory was there. Then the German surgeon है Karl, he showed, उसने अपनी जो रिसर्च है उसमें he concluded that the cancer metastases occur through the spread of these malignant cells. So the first time malignant cells were described by him, by Karl, in 1860, and then उसके आगे जो मेटास्टेसिस इसकी होती है then he described that. तो कैंसर स्क्रीनिंग आज जो ख़ासकर प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कैंसर में इज़ वेरी इफ़ेक्टिव टूल, तो ये स्क्रीनिंग फर्स्ट टाइम और आज भी इट इज़ वेरी वैलिड by the name of pap smear for detecting early cervical cancer. So it was developed by John Papanicolaou. और इन्होंने अपने फाइंडिंग प्रेजेंट किए हैं इन 1923, और बेसिकली ही वाज स्टडिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ड्यूरिंग दिस स्टडी ही डिस्कवर्ड मैलिग्नेंट सेल एंड दे वर इंडिकेटिव ऑफ अर्ली सर्वाइकल कैंसर, और उसके बाद इसकी शुरू हो गई है स्क्रीनिंग। दूसरी स्क्रीनिंग सबसे पहले स्टार्ट हुई है बाय मैमोग्राफी फॉर ब्रेस्ट कैंसर, एंड इट वाज इन 1960. It was found that it is effective tool for detecting early breast cancer. और इसी के बाद फिर अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने in 1976 it was officially recommended as a screening procedure for detecting early breast cancer by mammograph. बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं. Then first time the surgery, and this is the first modality, well established modality of cancer treatment was the surgery.
और ये हुई है इन द लेट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी एंड अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। और स्पेशली इसको काफ़ी सक्सेसफुल ये रहा आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एनेस्थीसिया, क्योंकि पहले हमने देखा है कि मैक्सिमम लोगों की ड्यूरिंग सर्जरी मौत हो जाती थी बिकॉज ऑफ द ब्लीडिंग। उसके बाद रेडिकल मैस्टेक्टमी, वेल नोन प्रोसीजर फॉर ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी, और इसका क्रेडिट जाता है विलियम स्टीवर्ट। ही वाज फ्रॉम जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी, और उन्होंने इन द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी गेव द रेडिकल मैस्टेक्टमी डिटेल प्रोसीजर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद बाकी बहुत सारे लोग आए हैं। फिर द नेक्स्ट जो कॉमन मॉडलिटी है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ रेडिएशन। और रेडिएशन इसका क्रेडिट जाता है जर्मन फिजिस्ट रोइंटजन, उसी के नाम से है। ही डिस्कवर्ड द एक्सरे, और फिर विद इन ही डिस्कवर्ड इन 1896, और विद इन फ्यू ईयर्स, विद इन 3 years, दिस रेडियोथेरेपी was an established method of treating malignancy, और उसका क्रेडिट जाता है रोइंटजन को। उसके अलावा जो इंटरेस्टिंग है हमारे लिए थर्ड मॉडलिटी ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, और जो आज बहुत ही ज़्यादा है एक्सप्लोर हो गई है, कीमोथेरेपी। एंड दिस वाज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी, और ये ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड मस्टर्ड गैस वाज यूज्ड एज ए वेपन इन द वॉर, और जो भी ड्यूरिंग कम्बैट जो सोल्जर जिनकी मौत हुई है, उनमें जो लोगों ने डिस्कवर किया कि दे वर हैविंग सीवियर बोन मैरो सप्रेशन, और इससे उनको आइडिया मिला कि वाई नॉट टू यूज़ दिस एज ए ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, और उसी से निकला नाइट्रोजन मस्टर्ड from mustard gas, and this nitrogen mustard was first time used in a case of lymphoma in some later part of 1942, और इसकी ऑफ कोर्स थोड़े महीनों के बाद मौत हो गई बिकॉज ऑफ सीवियर बोन मैरो सप्रेशन एंड देन फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन, जो उस टाइम ज़्यादा इफ़ेक्टिव कंट्रोल नहीं हो पाई। तो ये था कैंसर का ट्रीटमेंट, और इसमें हार्मोन थेरेपी एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हार्मोन डिटेक्शन होने से पहले ही ओफोरेक्टमी वाज डिस्कवर्ड एज ए वेल एस्टैब्लिश्ड मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग द ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी। और ये somebody was experimenting in rabbit, और उन्होंने ओफोरेक्टमी की एंड दे फाउंड दैट ब्रेस्ट मिल्क इन रैबिट वाज decreased significantly after oophorectomy, or based on this experiment they tried oophorectomy in advanced breast cancer, और हालांकि उस टाइम उनको हार्मोन्स का पता नहीं था। later on the hormones were discovered like tamoxifen and aromatase inhibitor, or then they become the established treatment for hormone positive breast cancers. The later in the addition of cancer chemotherapy, immunotherapy is the latest addition, और ये very late 1990s में आई हैं। सबसे पहले rituximab and then trastuzumab, and rituximab is used for B cell lymphoma and trastuzumab is used for HER2 positive breast malignancy, और बेस्ड इनके बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के बाद मैनी साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन कैंसर वैक्सीन, बिकॉज आइडिया उनका था कि जो वी नो दैट कैंसर जो डेवलप होता है वो इट फर्स्ट सप्रेस द इनेट इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन एंड देन इसकी ग्रोथ जो है अनचेक्ड ग्रोथ रहती है। तो इस बेसिस पे उन्होंने दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन कैंसर वैक्सीन so that we can reverse the inhibited immune system, and this may prevent the development of cancer, or maybe it also help in controlling the spread of cancer. Of course इसकी वैक्सीन तो अभी नहीं आई है, but और इम्यून ड्रग्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं जिनको what we call today
टारगेटेड थेरेपीज़, और इसमें इमेटिनिब, सिटोक्सीमैब, बिवासिजुमैब और बहुत सारी ये टारगेटेड थेरेपीज़ आ गई हैं। अब उसके बाद नो वी आर टारगेटिंग द एग्जैक्ट जेनेटिक कॉज ऑफ मैलिग्नेंसी, मॉलिक्यूलर कॉज ऑफ मैलिग्नेंसी, एंड इस तरह की जो भी एब्सोल्यूट जो मैकेनिज्म ऑफ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन है उस पर हम आज अटैक कर रहे हैं थ्रू दीज टारगेटेड थेरेपीज़। बट इसमें इंपॉर्टेंट जो लेटेस्ट इंट्रोडक्शन है वो इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स हैं। वी नो PD-L1 एंड PD-1 इनहिबिटर जो हैं, और इसके बैक में जो अंडरलाइंग रैशनल है इन शॉर्ट वो है कि जो इम्यून सिस्टम बॉडी का है वो सप्रेस हो जाता है, उसी को ये चेक पॉइंट इनहिबिटर्स उस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, एंड देन दैट इनेट इम्यून सिस्टम जो है वो कैंसर के कंट्रोल करने में और इसको इरेडिकेट करने में हेल्प करता है। अब ये जर्नी स्टार्ट हुई फ्राम एक्सीडेंटल नाइट्रोजन मस्टर्ड से और यहाँ पहुँची है, एंड वी डोंट नो आगे ये कहाँ पहुँचेगी। सो इस पे जब थोड़ा सारा गौर व फिक्र करें तो एक चीज़ काफ़ी क्लियर हो जाती है कि हमारा क्रिएटर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ही नोज़ एवरीथिंग, उसका नॉलेज परफेक्ट एंड एब्सोल्यूट नॉलेज है, और उसने हमारे लिए जो सिस्टम बनाया है, परफेक्ट सिस्टम बनाया है, उसका अल्टरनेटिव आज तक नहीं आया है। इसमें एक सिंपल सी एडिशन और कर दूं कि रिसेंटली जो माइटोसिस सेल डिवीजन, वन टाइप ऑफ द सेल डिवीजन माइटोसिस है, इस माइटोसिस को दे डिस्कवर्ड दैट दिस माइटोसिस इज़ बेसिकली रिमूविंग द हार्मफुल म्यूटेशन इन द सेल। जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए या ह्यूमन हेल्थ के लिए जो हार्मफुल म्यूटेशन हो जाती हैं, दे आर रिमूव्ड थ्रू दिस माइटोसिस। अब इससे अगर हम सोचें कि हमारे क्रिएटर ने हमारे लिए क्या क्या चीज़ें हमारी प्रोटेक्शन के लिए डेवलप कर रखी हैं हमारे अंदर, जिनका हमें एहसास तक नहीं है, और जब एहसास नहीं है तो हम रियलाइज़ ही नहीं करते हैं। जब रियलाइज़ नहीं करते हैं तो उसके इनामात जो हम पर हैं उनका भी हम वी जस्ट इग्नोर देम। और उसके अब इसमें कुरान में बहुत सारी जगहों पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने लिए कहा है कि मुझे हर चीज़ का इल्म है, हर चीज़ का इल्म है, और मैंने हर एक चीज़ का एक अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। जब वो अंदाज़ा ख़त्म हो जाता है तो वो खुद ब खुद ही चीज़ ख़राब हो जाती है। अब इससे अगर हमें, और फिर दूसरा भी एक दूसरी जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर मेरी नियामतों का तुम हिसाब करना चाहो तो तुम हिसाब नहीं कर सकते, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी गिनती से कर ही नहीं सकते तुम मेरी नियामतों का हिसाब। और ये जो थोड़ा सारा कैंसर की हिस्ट्री आपके साथ शेयर की है, इससे भी इसी चीज़ की तरफ इशारा होता है कि अल्लाह ने हमें कितनी ज़्यादा और कितनी बारीक मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर लेवल एंड जेनेटिक लेवल तक हमें नियामतें दे रखी हैं जिनका हमें एहसास ही नहीं है। और इससे अगर हमें इसका एहसास होता है थोड़ा सारा, और उसका तरीका है कि हमें जिसने हमें ये चीज़ें दी हैं हम उसका एहसानमंद रहें, और उसके एहसान चुका तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी एहसानों का थोड़ा सारा बदला अपनी तरफ से अगर दे सकते हैं तो उस मालिक ने जिसने हमें ये सारी चीज़ें दी हैं उसका शुक्र करके, और उसका शुक्र बजाने का सबसे ज़्यादा तरीका है कि उसके अहकामात की पैरवी की जाए। जो चीज़ें उसने करने को कहा है वो करें, और जिन चीज़ों से उसने मना किया है उनसे रुक जाए। यही हमारी तरफ से उसके लिए उसके एहसानात का बदला होगा। उम्मीद है हम सब के लिए हमारी मालूमात में इजाफ़े का ये सबब बनेगा, और हमें अल्लाह के शुक्र करने का और उसका शुक्र बजा लाने की हमें अल्लाह हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।